अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों। आज नेक्स्ट हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले आपके पास इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन में कहा है, इन दिस चैप्टर वी शैल कंसिडर सम इम्पोर्टेंट कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस और डेंसिटी फंक्शन विच आर मीट इन प्रैक्टिस of all the continuous probability distribution. The normal distribution is perhaps the most important distribution which is used extensively in solving problem both in probability and in statistical inference. बेसिकली जो हमारा चैप्टर नंबर 8 था वो सारे का सारा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे कंसिस्ट कर रहा था, लेकिन चैप्टर नंबर 9 है ये सारे का सारा कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे है। कॉन्टीन्यूस के अंदर आपके पास वहाँ जहाँ डिस्क्रीट के अंदर समीशन पे बात होती थी, वहीं कॉन्टीन्यूस के अंदर सारी की सारी इंटेग्रल पे डिस्कशन होगी। फार्मूलाज वही होंगे, सारी की सारी टेक्निक आपकी वही होगी। यहाँ पे भी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाला जाएगा, मीन निकाला जाएगा, वेरिएंस निकाला जाएगा। डिफरेंस ये होगा कि वहाँ पे डिस्क्रीट पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से था, कंटिन्यूस के अंदर कोई ना कोई इंटरवल होगा और साथ में इंटेग्रल के बारे में डिस्कशन होगी। और कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसको आप क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए भी यूज़ करते हो, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस के लिए भी यूज़ करते हो। सबसे पहला टॉपिक जो आज हमारा स्टार्ट होता है वो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज़ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन? The density function of a continuous random variable x is called uniform distribution when between the endpoints any two subinterval of same length consisting x having the same probability. आपको सबसे पहले पता होना चाहिए डेंसिटी फंक्शन क्या होता है। अगर आपको थोड़ा याद हो, मैंने चैप्टर नंबर 8 में आपको बताया था डेंसिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपके पास नॉन नेगेटिव होता है और सेकेंडली उसका जो सम होता है पूरे के पूरे फंक्शन का वो इक्वल टू 1 होता है। तो ऐसा फंक्शन जो डेंसिटी फंक्शन है किसी भी आपके पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल पे, वो आपके पास यूनिफॉर्म कब बनता है? अगर आपको कोई एक इंटरवल फिक्स कर दिया जाए, उस इंटरवल के लिए वो आपको सेम लेंथ दे रहा हो हर पॉइंट के लिए। यानी कि अगर आपने एक इंटरवल ए से बी के बिटवीन ले लिया, आप उसमें किसी भी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकालें, वो इसके अकॉर्डिंग आपको सेम लेंथ दे रहा हो, तो आप कहोगे कि वो आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अदर वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हो अल्टरनेटिवली, जो कि मेन बेसिक आपके पास डेफिनेशन है का, रैंडम वेरिएबल x इज सेट टू बी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। आप उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कब कहोगे? इफ़ इट्स डेंसिटी फंक्शन इज डिफाइन एज कि अगर उसका डेंसिटी फंक्शन अगर गिवन इंटरवल के बिटवीन लाई कर रहा है तो वो 1/b-a होगा, यानी इंटरवल की लेंथ का रेसिप्रोकल, और अदरवाइज जहाँ पे भी इसके इंटरवल के अलावा होगा वो 0 होगा। ऐसे फंक्शन को आप यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हो। This distribution derives its name from the fact that its density is constant or uniform over the interval a b and 0 elsewhere. इसके नेम से देखिए आपको पता चलता है कि आपकी जो डेंसिटी होनी है वो बेसिकली एक यूनिफॉर्मली एक कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, ये यूनिफॉर्म स्पीड से फिक्स भी रह सकती है आपके पास गिवन इंटरवल पे, और बाकी हर जगह पे 0 होगी। जैसे कि अगर मैं डायग्राम में देखूँ, अगर देखिए हमने ए बी एक इंटरवल फिक्स कर दिया और लेट कर लिया है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ये 1/b-a फिक्स है, तो आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाओगे, हर पॉइंट के लिए इसकी प्रोबेबिलिटी फिक्स होगी, पूरे के पूरे के लिए चेंज नहीं हो रही, सेम है, यूनिफॉर्म है आपके पास। लेकिन जो बाकी सारे के सारे पॉइंट्स हैं इससे पहले और इसके बाद भी, उस सबकी प्रोबेबिलिटी आपके पास 0 होगी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड rectangular distribution because its total probability is confined to a rectangular region with base equal to b-a and height 1/b-a. The parameters of this distribution are a and b. बेसिकली इसके अंदर ये बात बताई हुई है कि आपके पास इस प्रोबेबिलिटी का एक सेकंड नेम है जिसे रेक्टेंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स डायग्राम, क्योंकि अब इसकी डायग्राम देखिए एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है आपके पास। और सेकेंडली ये बात बताइए, इसकी जो बेस है देखें, बेस बेसिकली b-a है और जो इसकी हाइट है वो 1/b-a है। अब आप लोगों ने अगर चेक करना हो कि क्या ये फंक्शन आपके पास डेंसिटी फंक्शन है या नहीं, उसके लिए सबसे पहले उसका जो टोटली सम होता है अगर वो इक्वल आ जाए आपके पास और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो आप इसे शो करवा सकते हो। और अदरवाइज़ अगर आपसे कहा जाए बताएं कि सम ऑफ दिस फंक्शन इक्वल टू व्हाट थिंग, कि आपके पास इस पूरे फंक्शन का समीशन किसके इक्वल आएगा या इंटेग्रल किसके इक्वल आएगा, वो आपने वैल्यू बतानी है। अगर आपको याद हो, जो हम चैप्टर नंबर 8 में डिस्क्रीट के क्वेश्चन भी डिस्कस करते थे, वहाँ पे भी एट द एंड हम फंक्शन पे कंप्लीट समीशन अप्लाई करके बताते थे कि उसका सम 1 के इक्वल आता है। सेम यही सिचुएशन ये होगी, बट वहाँ पे समीशन था, ये कॉन्टीन्यूस है, यहाँ इंटेग्रल होगा, -∞ से +∞ लेंगे। फंक्शन यहाँ क्या रोल प्ले कर रहा है, 1/b- है, कहाँ से कहाँ पे, a to b पे, और बाकी सब वैल्यूज़ पे 0 है। तो 1/b- कॉन्स्टेंट था, 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी, उस पर लिमिट अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि फंक्शन टोटल फंक्शन की जो आपके पास इंटेग्रल है वो भी इक्वल टू 1 ही आएगा।
अब ये आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था बेसिकली, और ये आपके पास था कि फंक्शन का सम इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट उसी फंक्शन को अगर आप डेंसिटी फंक्शन की फॉर्म में देखो, कैपिटल F की फॉर्म में, तो वो आपके पास क्या होगा, तो आपके पास ये फॉर्मूला है। इसी फंक्शन का आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। डेंसिटी फंक्शन था, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है कि अगर आपके पास इस इंटरवल के बिटवीन लाई करेगा तो x माइनस ए ओवर b माइनस ए, अगर वो आपके पास लेस देन ए होगा यानी इंटरवल से पीछे लाए करेगा तो 0 होगा, इंटरवल के आगे लाए करेगा तो 1 होगा। क्योंकि कोई भी फंक्शन बेसिकली 0 से 1 के बिटवीन होता है, तो उन्होंने कहा अगर किसी इंटरवल पे लाया करेगा तो ये वैल्यू है, इंटरवल से बाहर चला जाएगा तो 1 है, इंटरवल से पीछे चला जाएगा तो 0 है। ये तीनों फार्मूलास आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रॉपर्टी ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब आप लोगों ने जैसे पहले प्रॉपर्टीज़ निकाली थी मीन और वेरिएंस की वैल्यू, वैसे यहाँ पे निकालनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में कहा है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की अगर आप बात करें किसी इंटरवल ए बी पे, तो उसका मीन a+b/2 होता है और वेरिएंस की ये वैल्यू आती है। मीन और वेरिएंस की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है कि जो मीन होता है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के इक्वल होता है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है समीशन। आपने जो पीछे पढ़ा था मीन, वो होता था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, और आप लोग कहा करते थे ये समीशन आएगा, यहाँ पे साथ में फंक्शन आ जाया करता था आपका। अब यहाँ पे जो बेसिकली टर्म आपके पास डिफाइन हो रही है वो यहाँ पे आ रही है इंटेग्रल की। अब यहाँ पे आपके पास जितने का सारा काम होगा समीशन की जगह इंटेग्रल की फॉर्म में होगा, और आपके पास फंक्शन आ जाएगा x का f(x) dx। अभी हमने बताया कि ये वाला फंक्शन जो है वो आपके पास इंटरवल के ऊपर 1/b माइनस ए वैल्यू देता है, बाकी सब पे 0 देता है। आप लोगों ने यहाँ पे लिमिट पुट कर देनी है, इसको सॉल्व कर देना है, इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेट करने के बाद आप देखोगे 1/b माइनस ए और एट द एंड x² बन जाएगा आपके पास। अच्छा, यहाँ पे आपकी एक चीज़ की मिस्टेक है, यहाँ पे इसके साथ xb आएगा। x आने की रीज़न क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू के अंदर साथ में xb आया करता है। आपके पास x होता है और साथ में फंक्शन होता था, यहाँ पे भी x आएगा और साथ में f(x) आएगा, क्योंकि जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो 1/b माइनस ए है, और ये जो x है ये वाला x यहाँ आएगा, उसकी इंटीग्रेशन होगी। और इंटीग्रेशन लेने के बाद जब आप अपर लोअर लिमिट पुट करोगे तो आप देखोगे, इंटीग्रेशन लेने के बाद जब आप अपर लोअर लिमिट पुट करोगे तो आप देखोगे तो इसका मिड पॉइंट ही इंटरवल का बन जाएगा। अब वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस के लिए वेरिएंस का फॉर्मूला वही जो आपने पीछे पढ़ा था वही फॉर्मूला होगा। अब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी पड़नी है। मैंने आपको भी बताया एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेग्रल आ रहा था, ये वाला फंक्शन एज इट इज़ आ रहा है, साथ में f(x) आ जाएगा और d(x) आ जाएगा। आपने यही काम किया, f(x) या 1/b माइनस है और लिमिट भी यही, आप इसको इंटीग्रेट करोगे, सॉल्व कर लोगे। उसके बाद वेरिएंस के फॉर्मूले में दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो एट द एंड वही आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी शेप की है कि शेप जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की होती है वो रेक्टेंगुलर होती है, वो हमने डायग्राम के थ्रू भी देख लिया था। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बेसिकली आपको पहले भी बताया हुआ है कि उसे m0 ऑफ t से डिनोट करते हो। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है t की पावर tx, e की पावर tx की। वही सारा काम है, यहाँ पे भी वही लिखोगे, e की पावर tx एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पे भी एज इट इज़ जब एक्सपेक्टेड वैल्यू ओपन करनी है तो आप लोगों ने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करनी है, वो इंटेग्रल की फॉर्म में आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा, साथ में e की पावर tx आ जाएगा। अगेन फंक्शन 1/b माइनस ए था, लिमिट्स थी, वो लिमिट्स अप्लाई की, उसको इंटीग्रेट किया तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का ये आंसर आ जाएगा। अगर आप लोगों को एक पर्टिकुलर केस दे दिया जाए कि आपका जो इंटरवल है उसके अंदर a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, उसके रिस्पेक्ट से आप लोग बताएं कि आपका kth मोमेंट क्या निकलेगा, तो फॉर्मूला क्या होगा। अब देखें, फिर आप लोगों ने जब मीन निकालना है, बेसिकली मूवमेंट या मीन निकालना है आप लोगों ने kth पॉइंट पे, तो आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा हुआ है मूवमेंट अबाउट द रीजन, आपके पास ये वाला फॉर्मूला होता है। अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपसे कहा है kth वैल्यू निकालें तो आप ये वाली वैल्यू को यहाँ लिखोगे। लिखने के बाद यहाँ आपको a और b की वैल्यू 0 और 1 बता दी। जब आप इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लगाओगे तो यहाँ पे इंटेग्रल आना था आपके पास, यहाँ पे x की पावर की आना था, साथ में आपका फंक्शन आना था और dx आना था। अब x की पावर की एज इट इज़ आ गया। क्वेश्चन के अंदर खुद मेंशन किया हुआ है कि इंटरवल 0 से 1 के बिटवीन है, इसलिए 0 से 1 के बिटवीन आ जाएगा। फंक्शन की वैल्यू बेसिकली 1/b माइनस ए थी, b की जगह का है 1 पुट करने, a की जगह 0, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इंटेग्रल पर्टिकुलर केस में 0 और 1 के लिए 0 to 1 x की पावर k साथ में 1 × dx में चेंज हो जाएगा, तो kth मोमेंट की वैल्यू आपके पास ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, ये सारे के सारी ट्रिक फार्मूले पे बेस करिए। आप लोगों को फार्मूला पता होगा तो आप लोग इजीली बता सकते हो।